जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और दूसरा नंबर पे क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। सामंत का मतलब होता है कि जैसे गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीहर्ष, श्रीगुप्त हो गए। तो श्रीगुप्त जो थे ये कुषाणों के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी के रूप में इनको सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि नौकरी के बदले इनको हर महीने ज़मीन का कुछ टुकड़ा मिलता रहा। लेकिन धीरे धीरे ज़मीन का टुकड़ा मिलते मिलते इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन इकट्ठा हो गई। जब बहुत बड़ी ज़मीन इकट्ठा हो गई तो ये अपनी ज़मीन के खुद मालिक बन गए, खुद इनका महल, अपना धन संपत्ति हो गया, तो ये खुद राजा बन गए। तो यही होता है, सामंत मतलब किसी वंश के यहाँ नौकरी करते थे, धीरे धीरे ये राजा बन गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के जो शासक हैं चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और चौथा नंबर पे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख ये सही है, चला जाएगा समुद्रगुप्त में। बिलसड़ अभिलेख ये कुमार गुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख वंधु वर्मन से संबंधित है। यानी कि ए वाला चला जाएगा 1 में, बी वाला 2 में, सी वाला 3 में, डी वाला 4 में। अब देखिए यहाँ पर अगले में इसका ऑप्शन सही है, ए वाला 1 में, बी वाला 2 में, सी वाला 3 में, डी वाला 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वें नंबर पे, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल शास्त्री, खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? यानी गुप्त शासक में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वो थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त वंश की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी या राष्ट्रीय भाषा थी वो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो इतिहासकार जो बीए स्मिथ थे वो समुद्रगुप्त से प्रभावित होकर के उनको भारत का नेपोलियन कहा। और समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर डी में है, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आप समझ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो राजा थे स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोक लिए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 9वें नंबर पे, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो स्थापत्य एवं कला के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस समय पर स्थापत्य और कला का खूब विकास हुआ था, भारतीय संस्कृति का भी खूब विकास हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त वंश से या गुप्त काल से संबंधित हैं, और इसमें जो मूर्तियाँ, जो चित्र बने हुए हैं वो चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला और 11वें नंबर पे क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो जो कवि कालिदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो जो अजंता गुफा है वो गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन उसका चित्रकारी का विषय वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमने पहले ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, तो उत्तर गुप्त युग में यानी कि गुप्त काल के लगभग अंत में या उसके बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो एरड़ अभिलेख का संबंध जो है वो गुप्त वंश के अंतिम शासक भानुगुप्त से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो जो फाह्यान थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और फाह्यान जो थे चीन के निवासी थे, ये भारत में आए, यहाँ पर रहे, घूमे, ठहरे, और जो जो इन्होंने देखा, जो जो चीज़ें इनको मुख्य लगी, उन चीज़ों को इन्होंने अपनी विवरण यात्रा में लिख लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर पे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भारतीय संस्कृति का सबसे ज़्यादा विकास गुप्त काल में हुआ था, इसलिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 17वें नंबर पे क्वेश्चन है, फाह्यान कहाँ का निवासी था, तो जो फाह्यान थे वो चीन के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवर शेर द्वितीय किस वंश का शासक था, तो सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश के शासक थे, तो ये थे वाकाटक वंश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, तो वो हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है, इनको एकराट की भी उपाधि मिली हुई है, और इनका घोड़ा 3 समुद्र का भी पानी पीता था, ये भी उपाधि मिली हुई है। अगला और 20वें नंबर पे क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, तो एक अभिलेख है काहोम स्तंभ अभिलेख, इस अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 21वें नंबर पे क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से जमीन मांगी थी, अनुमति मांगी थी, तो वो है बोध गया। बोध गया में जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति मंदिर बनवाने के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगे थे। अगला और 22वें नंबर पर क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ, तो देखिए देश में बौद्ध स्तूप तो सम्राट अशोक के समय से या बहुत समय पहले से ही निर्माण हो रहे हैं, बुद्ध विहार का भी निर्माण बहुत समय पहले से हो रहा है, लेकिन मंदिर का निर्माण तो गुप्त काल से ही शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 23वें नंबर पे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि तब धारण की जब इन्होंने शकों का विनाश कर दिया, यानी शकों के उन्मूलन के बाद। अगला और 24वें नंबर पर क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, तो किस खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो वो है शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ, तो जो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण गुप्त काल के समय 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अगला और 27वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, फाह्यान और ह्वेनसांग ... के राज्यों को देखा, तो जो फाह्यान थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के राज्य को देखे, और ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के राज्य को देखे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। अगला हमारा क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चित्रकारी थे। जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला और 29वां नंबर पे क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फोक्यूकी के में निम्न में से किसका वर्णन नहीं मिलता? यानी कि जो फाहियान की विवरण यात्रा है फोक्यूकी, उसमें किस चीज़ का वर्णन नहीं मिलता? तो उसमें बौद्ध राज्यों का वर्णन मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है, बौद्ध विहारों, बौद्ध स्तूपों, बौद्ध मंदिरों का वर्णन मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सबसे अच्छा जो मंदिर है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला और 32वें नंबर पे क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो वो है 16, 17 और 19। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 33 नंबर पे क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 34वें नंबर पे क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो जो गुप्त संवत एक कैलेंडर है, इसको प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। जब ये राज्याभिषेक हुआ इनका, तो राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने कैलेंडर प्रारंभ कर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये अपने राज्य तिलक या राज्यारोहण की स्मारक के रूप में किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 36वें नंबर पे क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन, वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो जो सारनाथ में धामेक स्तूप है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला 39 नंबर पे क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती थी उसे कहते थे दीनार। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, दीनार। अगला और 40 नंबर पे क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव जो महाकाव्य है इसकी रचना कालिदास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 41 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो है गुप्त युग। गुप्त युग के राजा जो थे कुमार गुप्त, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, यानी कि जो राजा होता था वो भूमि अगर दिया किसी को किराए पे तो कितनी कर लेता था? तो कोई भी राजा अपनी भूमि का 1/6वां भाग कर लेता था, यानी कि उपज का 6वां भाग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 43 नंबर पे क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 44 नंबर पे क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को, यहाँ ब्राह्मण की जो बात हो रही है आज के ब्राह्मण नहीं है, उस समय के ब्राह्मण अलग होते थे। उनको 2 परंपराएं उस समय चलती थी, श्रमण परंपरा और बमण परंपरा। तो श्रमण परंपरा में जैन धर्म बौद्ध धर्म चलते थे, लेकिन बमण परंपरा एक अलग परंपरा थी। तो बमण परंपरा के लोगों को ही बमण यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसका है? तो वो जो स्तंभ स्थित है वो चंद्रगुप्त का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित
मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? यानी कि मालविका अग्निमित्रम जो रचना है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी चर्चा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें चर्चा अग्निमित्र शुंग की है, जो पुष्पमित्र शुंग का बेटा था। अगला और 47 नंबर पे क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो जो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां है उसकी चर्चा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों और पुरुषों में बराबरी हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वह है गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के लोग हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए थे। अगला और 50 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो यहाँ पर ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।